दोस्तों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वीरेंद्र स्टडी रूम में मैं वीरेंद्र सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम पहले पढ़ चुके थे राजस्थान के राज्यपाल यानी कि राज्य के राज्यपाल के बारे में। राज्य के राज्यपाल के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपए साढ़े वेतन होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो गई। और हम अनुच्छेद के बारे में बता दिया था। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में हम बता रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये भाग 6 में और अनुच्छेद कार्यपालिका है अनुच्छेद 153 से 167 तक है। ठीक है, हमने अब देखो अनुच्छेद 153 है, 153 हमने पढ़ लिया था। 153 में ये पढ़ा था कि राज्य का एक राज्यपाल होगा और उस राज्यपाल को जो है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके बारे में हम पढ़ा था कि राज्य के बारे में उसका वर्णन है कि एक राज्यपाल होगा। और जो हमारा मूल संविधान था उसमें कहीं भी ये वर्णन नहीं था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल बनेगा। यह वर्णन था कि एक ही व्यक्ति राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर 7वां संविधान संशोधन, ये मोस्ट बताया था कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक का राज्यपाल बन सकता है। फिर अनुच्छेद 154 के अंदर उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में वर्णन है और हमने शायद 157 तक हमने पढ़ लिया था। 157 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे देखो, हमने अनुच्छेद 159 तक पढ़ लिया था। उसके 59 में कहा कि इसके शपथ का वर्णन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगर गुरुजी न्यायाधीश ना हो तो अरे भाई टावरो, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं हो ना तो एक ही समकक्ष दूसरो न्यायाधीश है। ठीक है, तो गुरुजी अगर राज्यपाल नहीं हुआ है तो भी की जगह कौन ले हुआ है? तो एक ही जगह ले हुआ है टावरो मुख्य न्यायाधीश। अगर हमारे राज्य में अगर यह सिचुएशन बन जा कि भाई राज्य के अंदर राज्यपाल नहीं है या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी भी कारण से पद रिक्त हो चुका है तो राज्यपाल की जगह कौन लेगो भाई? टावरो लेसी मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश है ना वो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राज्यपाल की जगह लेगो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और अब हम बात करेंगे राज्य की कार्यपालिका जो है वो राज्यपाल। तो राज्यपाल में हम यहां तक हमने पढ़ लिया था। अगर कोई देखना चाहे तो हमारे राज्यपाल का पहला वीडियो है, उसमें ये सब कुछ है। नोट्स बनाते जाए साथ साथ में। अब पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या है? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां हैं 5-4 प्रकार की शक्ति है। देखो लिख लो रे। एक नंबर तो आती है कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, दूसरी आवे है वित्तीय शक्ति। ठीक है, तीसरे नंबर की आवे है विधायी शक्ति। ठीक है, चौथे नंबर की आवे है कार्यपालिका शक्ति हो गई, विधायी शक्ति होगी, वित्तीय शक्ति होगी। एक होता है सहविवेकीय। कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति, विधायक शक्ति, सहविवेकी शक्ति और 5वें नंबर पर आवा है टाबरों न्यायिक शक्ति। अति राज्यपाल का शक्ति हो। ये जो RS की जो मेंस की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए ये चीजें हैं कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया, जिस समय ये पॉइंट वाइज बना करके ये देना कि कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल शक्ति, वित्तीय शक्ति है, विधायी शक्ति है, सहविवेकी शक्ति और न्यायिक शक्ति है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की
पांचों शक्तियों के बारे में, इसमें कौन कौन सी शक्तियां आती है, क्या क्या कार्य कर सकता है, ये ज्यादा डीपली है और आजकल हमें ज्यादा अंदरूनी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाब्रो आजकल पेपर का लेवल है ना वो चेंज हो गया है। ठीक है, पेपर का अब वो जमाना नहीं रहा कि हमें साधारण साधारण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब पिछले जो जितने भी पेपर हुए सभी को उठाकर देख लीजिए और सभी के अंदर बहुत ही डीपली प्रश्न पूछे गए हैं, और जब ये प्रश्न आते हैं जो हाई लेवल की तैयारी करते हैं वो ही बच्चे इन चीजों को कर पाते हैं, और आगे और जो बच्चे साधारणतः जो नीचे लेवल की तैयारी करते हैं बच्चे, वो बच्चे इनको नहीं कर पाते। इसलिए हमें लड़ाई लड़नी है तो इतना कि हर चीज में पारंगत होकर जाना है। ऐसा नहीं है कि वहां जाकर ये जाएगी यार ये चीज तो हमको आती नहीं है। आज हम पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, अब देखो कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है। कार्यपालिका शक्ति के अंदर आता है, देखो ये चीज मिटा देता हूं, लिखता जाओ साथ साथ में। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है। कार्यपालिका शक्ति के अंदर आती है कि राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां क्या है। नंबर 1, ये मतलब इसमें नियुक्तियां आती है। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है। देखो राज्यपाल सबसे पहले तो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से वो नियुक्ति करता है अन्य मंत्रियों की। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर पर लिखो टाब्रो मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। और फिर मंत्री परिषद की नंबर 2 करता है मुख्य महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता है राज्य का महाधिवक्ता, वो उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखो ये राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग, महिला आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। और नंबर 4 पर लिखो राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग के सदस्य के अध्यक्ष की व सदस्य की नियुक्ति करता है। और नंबर 5 पर लिखो राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति करता है। नंबर 6 पर लिखो आरपीएससी। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 316। ठीक है, अब आरपीएससी के अध्यक्ष के बारे में आपको मैं बता दूं, आरपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन हटाने का पावर इनके पास में नहीं है। ठीक है, इनके अध्यक्ष को अनुच्छेद 316 के द्वारा नियुक्त करता है। और एक है नंबर 7 पर लिखो टाब्रो बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये इसकी कार्यपालिका शक्ति हो गई। इसकी कार्यपालिका शक्ति हो गई। ये नियुक्तियां करते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। ठीक है, ये इतनी नियुक्तियां हो गई। राज्यपाल जो नियुक्ति करता है, इतने सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये तो होगी इसकी कार्यपालिका शक्तियां कि इसके कार्यपालिका के द्वारा ये क्या क्या नियुक्ति करता है। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, अब देखो वित्तीय शक्तियों के बारे में आपको मैं बता देता हूं। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या क्या आता है। वित्तीय शक्ति के अंदर आता है कि हमारे राज्य के अंदर एक तो होता है, एक तो आकस्मिक निधि होती है, एक होती है संचित निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि तो होती है कि मतलब कभी अचानक जरूरत पड़ जाए, और संचित निधि होती है कि मतलब अपना बेड़ा करेड़ा। संचित यानी इकट्ठा करेड़ा धन। ठीक है, तो अगर वित्तीय शक्तियों में आता है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 क्या है। अनुच्छेद मुख्यमंत्री की ये कर्तव्य होगा कि वो समय पे बजट
सॉरी राज्यपाल का ये कर्तव्य होगा कि मुख्यमंत्री को वो समय से बजट पेश करवाए सदन के अंदर। अनुच्छेद 202 के अंदर से सदन पेश करवाता है, सदन के अंदर पेश करवाता है हमारा जो वार्षिक बजट है वो। और एक कोई भी धन विधेयक होता है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश होता है। और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर के अंदर मुख्य राष्ट्रपति से पहले परामर्श लिया जाता है। इसका क्या है कि राज्यपाल और मुख्य राष्ट्रपति है, दोनों ही एक समकक्ष हैं, दोनों की शक्ति पावर एक जैसी ही है। संविधान के अंदर दोनों की शक्ति पावर एक जैसी है। धन विधेयक के मामले में अगर हम सेंटर की बात करें तो राष्ट्रपति पहले परामर्श लेवा है और पहले अनुमति लेती है, और जो मंत्रिपरिषद है, और जो राज्य है तो राज्य में राज्यपाल से पहले अनुमति लेता है। धन विधेयक तो राज्यपाल की अनुमति के बगैर पेश नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन था, RS मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या धन विधेयक राज्यपाल है ना, इसमें प्रश्न आया था कि राज्यपाल है वो धन विधेयक को क्यों मना नहीं कर सकता। निम्न में से ऑप्शन दे दिया चाहे कि धन विधेयक को मतलब उसको पास करने की स्वीकृति उसको देनी ही पड़ती है, क्यों? निम्न में से कौन सा कारण ज्यादा सत्य है, ज्यादा सटीक है? इसके अंदर आया था कि ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, क्योंकि पहले तो इसे परमिशन ले ही हुई होती है राज्यपाल से कि राज्यपाल जी ये पेश कर देंगे, इस हिसाब से ये अनुमति ली होती है। एक कोई भी राज्यपाल की अनुमति के बिना अनुदान की मांग नहीं कर सकते। मतलब है कोई भी चीज अपनी संचित निधि से पहले कोई भी मतलब आप चंदों को मांग सका, कोई भी अनुदान की मांग नहीं कर सकते। और एक है कि राज्य जो हमारी संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है, तो संचित निधि के अंदर राज्यपाल को ये पावर है कि वो निधि में से धन को निकाल सकता है। ठीक है, और जो आकस्मिक निधि है तो आकस्मिक निधि में भी वो पूर्व से निकाल सकता है, राज्यपाल की अनुमति के बगैर से वो नहीं निकलेगा। ठीक है, वित्तीय शक्ति हो गई। अब आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, विधायी शक्ति के अंदर संविधान के द्वारा प्रदत्त ऐसी शक्तियां जो राज्यपाल को है कौन कौन सी है? देखो, एक तो अभिभाषण करने की शक्ति। जो राज्यपाल है वो जब नए मुख्यमंत्री बनते हैं, नया मुख्यमंत्री बनता है, नई विधानसभा का गठन होता है, तो उसके अंदर नई जो पहली बैठक होती है उसका अभिभाषण करने की शक्ति है वो राज्यपाल को है। एक कि जब विधानसभा के अंदर जो हमारा विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, एक किसी बच्चे ने पूछा था पहले कि गुरुजी अगर विधानसभा में अध्यक्ष ना हुआ तो भी की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करे टाबरों? विधानसभा को अगर अध्यक्ष नहीं हुआ है तो भी की अगर अध्यक्षता की जरूरत पड़ जाए तो कौन करता है? ये करता है उपाध्यक्ष करे। और गुरुजी उपाध्यक्ष नहीं हुए तो राज्यपाल का अति शक्ति है कि बम एक आदमी ने उठा दे कि भाई अब की बार तो थे संभालो एक दिन। किसी भी एक व्यक्ति को, मोजिज व्यक्ति को, यानी कि राज्यपाल को ये लगे कि ये आदमी काबिल है, अध्यक्षता कर सकता है, किसी में से सदन में से एक आदमी को करता भाई कि एक बार तो थे अध्यक्षता करके संभालो, तन उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी आ जाऊंगा। ठीक है, और विधानसभा के जो अभिभाषण करने की शक्ति है दोनों सदनों में, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों में से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। और कई विधायी के अंदर ऐसी शक्तियां दी गई है राज्यपाल को कि किसी भी जो संचित निधि में से इसमें से किसी की भी वो निकाल सकता है, पूर्व में अनुमति के बगैर संचित निधि में से कोई भी माल यानी कि धन नहीं निकाल सकता। ये इसकी विधायी शक्तियां आ गई। और अब हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति के बारे में। राज्यपाल का देखो न्यायिक शक्तियां क्या हुआ है। राज्यपाल का ने बहुत न्यायिक शक्तियां ये की हुआ है जो राष्ट्रपति के पास में भी होती है। आज हम तुलना करेंगे, देखो किस किस के बारे में तुलना करेंगे हम, राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति के बारे में। देखो पहली बार तो एक बच्चों बोले गुरुजी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति है वो नियुक्त कर मृत्युदंड को माफ कर देता, क्या राज्यपाल माफ कर सकता है? बताओ, मृत्युदंड को माफ कर सकता है राष्ट्रपति, क्या राज्यपाल भी माफ कर सकता है? नहीं, मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। देखो चार्ट बना लीजिए, इस तरफ तो लिख लेते हैं राष्ट्रपति और इस तरफ लिख लेते हैं राज्यपाल। ये न्यायिक शक्तियों के बारे में जो इसमें तो है अनुच्छेद 72, ठीक है, और इसमें है अनुच्छेद 161, ठीक है। ये तो संविधान में वर्णन है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 72 और इसमें 161 में ये है, कोई भी अगर मृत्युदंड है तो मृत्युदंड को माफ कर सकता है। उसको अगर कोई राज्य किसी भी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है, उसकी सजा को मृत्युदंड के बदले आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकता है। अगर आजीवन कारावास में 10 वर्ष की सजा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। उसको अगर कठोर कारावास दिया हुआ है तो उसको साधारण कारावास में चेंज कर सकता है। और ज्यादा सजा दी हुई है, 20 साल की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया, तो उसको 5-10 साल में वो उसकी सजा को कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल को मृत्युदंड के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, मृत्युदंड के बारे में राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। एक और कौन कर सकता है? कौन सा? सैनिक न्यायालय होता है। अब आर्मी है, आर्मी को एक अलग ही कोर्ट हुआ है, कोर्ट मार्शल होता है, सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसमें राष्ट्रपति को पावर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति। राज्यपाल के पास में ये पावर नहीं होती है, राज्यपाल के पास में ये पावर नहीं होती है। जो कोर्ट मार्शल किया हुआ है, जो सैनिक कोर्ट होता है, उनके फैसलों में भी चेंज कर सकता है, लेकिन राज्यपाल चेंज नहीं कर सकता। और जो साधारण मामले होते हैं जिसमें मान लो 20 साल की जेल होगी, किसी आदमी को 20 साल की जेल होगी, तो भी राज्यपाल उसको कम कर सकता है, उसको सजा को रोक सकता है कि भाई उसको सजा हो गई, 20 साल की सजा हो गई, तो राज्यपाल कैसी भाई उसको स्टे लगा दिया, भाई एक बार रुको थे, सजा बाद में सुनाओ। या फिर उसकी सजा को कही कि वो बहुत ही बड़ी आदमी है, एक अपराध कम ही है, इन 10 साल की सजा दे दो। 10 साल की सजा है तो कठोर कारावास है, तो कठोर कारावास को वह साधारण कारावास में बदल सकता है। यानी कि मतलब इस जो सामान्य जो सजा होती है उसमें वो कम कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको साधारण कारावास को कठोर कारावास को साधारण कारावास में चेंज कर सकता है, इतने पावर। लेकिन राष्ट्रपति के पास में ये 2 शक्तियां ज्यादा होती है इस मामले में, ठीक है। और न्यायिक शक्ति के अंदर राज्यपाल के पास में और क्या है कि वो मुख्यमंत्री जो नियुक्त करते हैं, तो उसके बारे में कि जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, उसके बारे में नियुक्त करते समय वो उसे परामर्श लेता है। राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, उससे परामर्श लेता है। और न्यायिक सलाह लेता है। और अनुच्छेद जो जिलों के अंदर न्यायाधीश है, डीजे एडीजे है ना, जिला न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की स्थानांतरण कर सकता है नियुक्ति के संबंध में। अनुच्छेद 233 है इसके अंदर वो नियुक्ति कर सकता है और अलग उसका स्थानांतरण कर सकता है। और जिलों के बारे में जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, राज्य के अंदर न्यायाधीश होता है, उसकी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल उसके बारे में उनके परामर्श लेते हैं पहले राज्यपाल से। ये उसकी न्यायिक शक्ति हो गई। अब राज्यपाल को एक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य का अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल के पास में विशेष शक्तियां होती है। भाई एक राज्यपाल बन गया हो तो बिना विशेष अधिकार मिल जाए। भाई विशेष अधिकार किसा हुआ है? देखो थान बताऊं, अनुच्छेद 361, ठीक है, अनुच्छेद 361 में विशेषाधिकार होते हैं, विशेष अधिकार, ठीक है, विशेष अधिकार हुआ है।
राज्यपाल अगर राज्य का राज्यपाल बन गया तो उसके पास में विशेष अधिकार होता है। कौन कौन से विशेष अधिकार होते हैं, देखो लिख लो। एक तो है कि राज्यपाल है, देखो मौखिक की बता दी उतारने, राज्यपाल है तो राज्यपाल क्या जो अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी के प्रति कोई भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब है कोई भी कोर्ट राज्यपाल ने अया कौन बूझ गए कि भाई राज्यपाल जी थे, यो थारी ड्यूटी है, यो काम करे थे, यो यहाँ को कानून बनायो, तो वो कोर्ट के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, एक अगर किसी राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल बन जाता है तो कोई भी न्यायालय उसके आपराधिक प्रकरण में कोई भी उसका प्रकरण उसके खिलाफ चालू नहीं कर सकता। मतलब कि एफआईआर दर्ज भी नहीं कर सकता राज्यपाल के खिलाफ जब वो अपने पद पर रहता है। ठीक है, और कोई भी न्यायालय उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट जारी नहीं कर सकता। आपराधिक मामलों में कोई भी वारंट जारी नहीं कर सकता न्यायालय। ठीक है, और न्यायालय कोई भी मतलब प्रकरण के अंदर उसकी सुनवाई के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, कोई वारंट जारी नहीं कर सकता गिरफ्तारी के लिए, और कोई भी आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ राज्यपाल के पास जारी नहीं कर सकता। अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो गुरुजी राज्यपाल के खिलाफ और कोई कार्रवाई को नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कुछ आक्षेप लगते हैं तो अगर राज्यपाल पद पे रहता है तो भी या पद पे नहीं रहता है तो भी अगर उसके खिलाफ अगर कोई सिविल न्यायालय के सिविल से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले उसे 2 माह पहले उसको सूचना देनी पड़ती है राज्यपाल महोदय को कि भाई राज्यपाल जी थारे खिलाफ कार्रवाई करा, मैं कार्रवाई करांगा इस सिविल मामला में भ्रष्टाचार से संबंधित हुई या कोई भी गबन से संबंधित मामले में हुई, उसे संबंधित मामलों में करते हैं तो 2 मास पूर्व सूचनाएं देनी पड़ती हैं। यह राज्यपाल का विशेष अधिकार हो गया। ठीक है, अब एक सहविवेक शक्ति, हमने वित्तीय शक्ति पढ़ ली, विधायक शक्ति पढ़ ली, न्यायालय शक्ति पढ़ ली, और अब आती है सहविवेक शक्ति राज्यपाल की। सहविवेक शक्ति, ठीक है, सहविवेक शक्ति का मतलब है सब यानी खुद का विवेक है, खुद के विवेक के अनुसार अनुच्छेद 163 के अंदर है वो क्या है, राज्यपाल की सहविवेक शक्ति है। सहविवेक शक्तियां भी 2 प्रकार की होती है। अब जो बच्चों साधारण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने 3rd ग्रेड की बैंक मैंने तो ज्यादा यहाँ जरूरत को नहीं कि भाई सहविवेक की शक्तियां भी कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन जो बच्चा आईपीएस या यूपीएससी की और आरएस की तैयारी करता है या आरएस लेवल की जो कुछ भी अधिकारियों की तैयारी करता है आरएस लेवल, उसके लिए जो शक्ति है, एक तो होता है, अब आपको ज्ञान के लिए मैं बता दूं, देखो ज्ञान होना जरूरी है, कोई चीज का काम आए चाहे नहीं आए। एक तो होता है संविधान द्वारा प्रदत्त, एक होता है परिस्थितिजनक। ठीक है, और लिख लियो सही। देखो एक होता है संविधान द्वारा प्रदत्त और एक होता है परिस्थिति द्वारा जनक। एक तो संविधान द्वारा कई राज्यों के बारे में, राज्यपाल है, कई असम है, कोई मणिपुर है, ऐसे कई राज्यों के बारे में विशेषाधिकार है, वो संविधान द्वारा उसकी सहविवेक शक्तियां हैं वो निर्धारित है। एक होती है परिस्थिति जनक, मतलब सिचुएशन नहीं है कि बन जा कि राज्यपाल ने तुरंत कार्रवाई करनी हुआ है तो राज्यपाल क्या निर्णय ले हुआ है, इससे संबंधित। अब देखो संविधान द्वारा प्रदत्त कई राज्यों के बारे में है और संविधान द्वारा प्रदत्त सहविवेक शक्ति है। एक तो अनुच्छेद 356, अब तो हर बच्चा बेरो है कि संविधान के राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति से राज्य आपातकाल के लिए घोषणा तो करता है राष्ट्रपति, ये अनुशंसा करता है। ठीक है, राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कोई भी संविधान के अनुसार कार्य नहीं चल रहा है शासन, तो वो राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है कि भाई राज्य में आपातकाल लगा दीजिए। ठीक है, और सहविवेक एक और परिस्थितिजनक मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में सहविवेक शक्ति है कि संविधान के अंदर ये प्रावधान था कि भाई
आपने नॉर्मल भाषा का मायने आप अपन बतावा तो राज्य के अंदर जो अगर चुनाव लड़किया है तो जकी पार्टी से ज्यादा वोट मिले या फिर जकी पार्टी को बहुमत हुआ है बिना का मुख्यमंत्री नियुक्त करा, सही सी बात है। लेकिन राज्यपाल के पास में ये पावर होता है, वो उसको नहीं करके बताए, अगर उसको लगे कि इस पार्टी वाले का बहुमत है तो उसको मुख्यमंत्री नियुक्त के लिए आवेदन मतलब आमंत्रित कर सकता है। ये परिस्थितिजनक उस पर निर्भर करता है कि और एक अनुच्छेद 200 में क्या है, अनुच्छेद 200 के अंदर है कोई भी अगर राज्य के अंदर कोई संविधान के अंदर कोई कानून बनता है तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि भाई ये तो है, ये राज्यपाल जो हमने राज्य के विशेष महत्व का है, राष्ट्रपति से परामर्श लेना जरूरी है, तो ये राष्ट्रपति के पास में भी भेज सकता है, राष्ट्रपति के पास में भी। किया गुरुजी अनुच्छेद 200 समझ में कौन है हमारे, तो समझ में तो यहाँ देखो, अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कोई कानून बना दियो, वो राज्यपाल के पास में भेज दिया स्वीकृति के लिए, ठीक है, तो अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि ये जो कानून बनाया है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद है वो मनमानी करने लगी और ये संविधान के विरुद्ध है, तो ये राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है, या फिर इसको नीति निर्देशक तत्व से विरुद्ध में है, उसके खिलाफ है, तो राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। और अगर ये संपत्ति अधिग्रहण है, अनुच्छेद 300 संपत्ति संबंधी अनुच्छेद 313 है क्या, कौन सा है, 331 है क्या, ये होना चाहिए, वो उससे संबंधित है तो वो उसके भेज सकता है। और राज्यपाल को ऐसा लगे कि भाई ये तो बहुत ही मनमानी कर रहे हैं और ये संविधान की एकता और अखंडता के खिलाफ है, तो भी वो राष्ट्रपति के पास में वो भेज सकते हैं, उसके लिए वो रोक सकता है, वो उस पर अनुमति नहीं देता है, उसके साइन नहीं करता है, और साइन नहीं करता है तो वो कानून नहीं बन पाता है। ये देखो मेन है राज्यपाल से संबंधित जितना भी हमारा टॉपिक पूरा हो गया है, और हमने राज्यपाल से संबंधित मुख्य जितने भी क्वेश्चन थे और हमने सब पढ़ लिया है। और अब अगले चरण के अंदर अगले वाले वीडियो में हम राज्यपाल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बारे में अगर किसी को कोई बच्चे को कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के जरिए बता दीजिए, क्या आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके बारे में हम उसका पूरा विस्तृत वर्णन करना चाहेंगे। इसी के साथ मेरे को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में हम करेंगे कि जो राज्यपाल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा के अंदर आए हुए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे फैकल्टी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये मिलेगा आपको, जो हम क्या है कि एक टीम भावना से और एक ही सुनियोजित तरीके से हम पढ़ाई करवाते हैं। जैसे हमने अब राज्यपाल पढ़ लिया, पूरा टॉपिक हो गया राज्यपाल, तो राज्यपाल से संबंधित मोस्ट प्रश्नोत्तरी है, और हम जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर और हम जो हमारी जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उससे संबंधित हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, तो उसके माध्यम से ही हम जो जितने भी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, रीट की है, आरएस की है, या फिर राजस्थान पुलिस की है, सीईटी की है, जो भी एग्जाम है उससे संबंधित हम जो हमें ये क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज है टापरो या चालू कराना, ठीक है। और जिन बच्चों ने हमें टेस्ट सीरीज उपयोग करके आपका आकलन कर सकते हैं, इसी से साथ मेरे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।